ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन रैन को देखते हैं, जो अभी तक अपने पहले प्यार को नहीं भुला पाई थी। एक्चुअल में एक दिन उसकी जान बचाने में ही उसका बॉयफ्रेंड आयन कार एक्सीडेंट में मारा गया और वो आज तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है और घबरा कर उठती है। तभी उसके पास उसके हस्बैंड सैन डिंगसाओ की कॉल आती है, जो कि उसे कुछ सामान लेकर होटल बुलाता है। एक्चुअल में रैन डिंगसाओ की वाइफ के साथ साथ सेक्रेटरी भी होती है, लेकिन डिंगसाओ उसे कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता है और आज भी वो हमेशा की तरह किसी और लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है और डिंगसाओ ने उससे प्रोटेक्शन मंगाया होता है। लेकिन यहाँ पर रैन अपने हस्बैंड को किसी और लड़की के साथ देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि वो हमेशा से ही ये सब देखती हुई आ रही है। लेकिन डिंगसाओ उस पर गुस्सा करने लगता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन सी ब्रांड का प्रोटेक्शन यूज़ करता हूँ। तो रैन उसे सॉरी बोलकर दोबारा बाय करने के लिए जा रही होती है, लेकिन डिंगसाओ उसे रोक कर कहता है कि सच बताना, तुम जेलस थी ना, इसीलिए रॉन्ग प्रोटेक्शन बाय करके लाई हो। तो रैन कहने लगती है कि हम तो कभी इंटीमेट हुए ही नहीं ना, तो मुझे क्या पता कि तुम कौन सा ब्रांड यूज़ करते हो। तो डिंगसाओ उसे गोद में उठाकर बेड पर लाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ ट्राई करना चाहती हो। और जो लड़की वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थी वो शर्माने लगती है कि क्या वो तीनों यहाँ पर टाइम स्पेंड करने वाले हैं। लेकिन डिंगसाओ उसे वहाँ से भगा देता है और वो रैन से पूछता है कि आज तुमने मेरी शाम को ख़राब कर दिया है, तो तुम मुझे कैसे कंपनसेट करने वाली हो। लेकिन रैन तो डिंगसाओ को बस देखे जा रही थी। वो पूछता है कि तुम मुझे क्यों देख रही हो। तो रैन कहती है क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे दिख रहे हो। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डिंगसाओ बिल्कुल रैन के पहले प्यार अयान की तरह दिखता है और बस इसीलिए रैन ने डिंगसाओ से ज़बरदस्ती शादी की थी। उनकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन कभी भी उनके बीच फिजिकल रिलेशन नहीं रहा, इसलिए डिंगसाओ उसे अपने साथ नाइट स्पेंड करने के लिए कहता है और रैन तो उसकी हर बात मानती थी और इस बात के लिए भी मना नहीं करती है। और आज पहली बार दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। एक्चुअल में सबको लगता है कि रैन ने डिंगसाओ से शादी सिर्फ पैसों के लिए की है, लेकिन सिर्फ रैन को पता था कि डिंगसाओ उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि 3 साल पहले जब अयान रैन को बचाने में मारा गया था, तब डिंगसाओ ही रैन को हॉस्पिटल लेकर आया था। और कुछ दिनों बाद जब रैन को होश आता है और वो डिंगसाओ को देखती है, तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि डिंगसाओ बिल्कुल अयान की तरह दिखता है। इसलिए उसने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि वो कैसे भी करके डिंगसाओ के साथ रहेगी। और प्रेजेंट में वो सोचती है कि उसने अयान को तो खो दिया है, लेकिन कुछ भी हो जाए वो डिंगसाओ को खुद से दूर नहीं होने देगी। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब रैन उठती है तो देखती है कि वहाँ पर डिंगसाओ नहीं है और डिंगसाओ उसके लिए चेक छोड़कर गया था, क्योंकि उसने उसके साथ नाइट स्पेंड की थी। लेकिन रैन उस चेक को डस्टबिन में फेंक देती है, जिसके बाद उसके पास डिंगसाओ को मैसेज आता है और वो उसे 10 मिनट के अंदर ऑफिस में फ्लावर्स और रिंग लेके आने के लिए कहता है। जिसके बाद जब रैन ऑफिस पहुँचती है तो वहाँ पर कलीग्स बातें करने लगते हैं कि कोई लड़की डिंगसाओ से मिलने के लिए अब्रॉड से आई है और सेक्रेटरी रैन मिस्टर डिंगसाओ की वाइफ है, फिर भी वो उसे पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये सब सुनकर भी रैन कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और चुपचाप ऑफिस में चली जाती है और देखती है साउरी सी और लड़की की क्लोज है, जिसका नाम वैंकिंग है। वैंकिंग कहने लगती है कि मैं और डिंगसाओ बहुत सालों बाद एक दूसरे से मिले हैं, तो तुम्हें हमें ऐसे देखकर कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन रैन बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करती है और कहती है कि मैंने तो डिंगसाओ को हमेशा अपनी बाहों में एक नई लड़की को होल्ड करते हुए देखा है, तो मुझे इस चीज़ की आदत है। यहाँ पर डिंगसाओ रैन के सामने ही वैंकिंग को रिंग पहनाता है और उसे फ्लावर्स देता है और रैन के सामने ही उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। एक्चुअल में वैंकिंग डिंगसाओ की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। अब डिंगसाओ उसे डिनर पर ले जा रहा होता है, लेकिन जब वैंकिंग देखती है कि रैन डिंगसाओ के साथ बैठने जा रही है, तो वो कहने लगती है कि मैं और डिंगसाओ बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो मैं डिंगसाओ से बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, तो क्या तुम आगे वाली सीट पर बैठ सकती हो। तो रैन चुपचाप जाकर फ्रंट सीट पर बैठ जाती हैं। अब डिंगसाओ रैन को ही देख रहा होता है और ये चीज़ वैंकिंग भी नोटिस करती है, इसलिए बीच में बोलने लगती है कि जब मैं अब्रॉड में थी तो तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाई, तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगा। लेकिन डिंगसाओ कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम अब्रॉड से वापस आ गई हो। वैंकिंग पूछने लगती है कि मैं कहाँ रहने वाली हूँ, तो रैन बताती है कि मैंने मेड से बोलकर आपके लिए रूम बुक करवा दिया है। तो डिंगसाओ रैन को जेलस करना चाहता था, लेकिन उसे गुस्सा आता है कि वो इतना नॉर्मल रिएक्ट क्यों कर रही है। जिसके बाद डिनर टेबल पर भी रैन उन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है। यहाँ पर भी डिंगसाओ रैन को जेलस करने के लिए वैंकिंग को अपने हाथों से खिलाने लगता है, लेकिन वैंकिंग ये कहकर खाने से मना कर देती है कि खाना कच्चा है। इसीलिए रैन सेफ से उनके लिए दोबारा खाना बनाने के लिए बोलने जा रही होती है, लेकिन डिंगसाओ उसे रोक कर वो कच्चा खाना उसे खाने के लिए कहता है। जब रैन उसे खाने लगती है तो उसे अपने हाथों से खाने के लिए कहता है। इसमें भी रैन कुछ नहीं कहती और चुपचाप खाने लगती है, लेकिन खाना कच्चा होने की वजह से उसे वॉमिट फील होती है और जल्दी से भागकर वॉशरूम जाती है। वैंकिंग भी उसके पीछे वॉशरूम में आ जाती है, क्योंकि वो रैन को नीचा दिखाना चाह रही होती है। इसलिए उसे कहती है कि तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, डिंगसाओ तुम्हें प्यार नहीं करने वाला। लेकिन रैन कहती है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि डिंगसाओ मुझसे प्यार करे। जो सुनकर वैंकिंग कहती है कि अच्छा, तो तुम उसके साथ उसके पैसों के लिए हो। लेकिन रैन कहती कि नहीं, मैं तो उसके फेस के लिए हूँ। लेकिन ये बात वैंकिंग को समझ में नहीं आती है। जिसके बाद वो लोग होटल आते हैं, जहाँ पर डिंगसाओ अपने असिस्टेंट से वैंकिंग को उसका रूम दिखाने के लिए कहता है और रैन पर गुस्सा करने लगता है कि तुम मेरी रेपुटेशन को ख़राब करने पर क्यों तुली हो। रैन पूछती है कि आखिर अब मैंने क्या कर दिया और तुम किस चीज़ की वजह से अनहैप्पी हो।
डिंगसा उसके क्लोज जाने लगता है और यहाँ पर भी रेन अयान के बारे में ही सोच रही होती है। डिंगसा पूछने लगता है कि अभी तुम मुझसे क्या उम्मीद कर रही थी, और डिंगसा को समझ नहीं आ रहा होता कि तुम मेरे लिए प्रोटेक्शन भी बाय करके लाती हो, मेरे साथ इंटीमेट भी हुई और आज चुपचाप खाना भी खा लिया। आखिर तुम्हारा क्या पर्पस है? रेन कहती है कि मेरा पर्पस बस तुम्हें हैप्पी करना है, और कहती है कि आज मिस वैंकिंग खुश थी और आप तो मिस वैंकिंग के एडमायरर है, तो आपको भी खुश होना चाहिए। जो सुनकर डिंगसा भी सोचने लगता है कि हाँ, मुझे तो खुश होना चाहिए, लेकिन मैं अच्छा फील क्यों नहीं कर रहा हूँ, और रेन जेलस नहीं हो रही है तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है। रेन बोलने लगती है कि क्या आप मुझे और मिस वैंकिंग को एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए देखना चाहते हैं। जो सुनकर डिंगसा गुस्से से वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाद में भी वो रेन के बारे में ही सोच रहा होता है कि आखिर उसे मुझे किसी और के साथ देखकर बुरा क्यों नहीं लगता है। तभी वहाँ पर वैंकिंग आकर उससे चिपकने लगती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन डिंगसा उसे बाहर निकाल देता है, जिससे कि वैंकिंग को गुस्सा आता है कि आखिर डिंगसा ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है, जबकि पहले तो वो मुझसे बहुत प्यार किया करता था। तभी वैंकिंग के पास उसके एक्स बॉयफ्रेंड की कॉल आती है, जो कि उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ को रिवील कर दूंगा। मतलब कि वैंकिंग डिंगसाओ के पास सिर्फ पैसों के लिए आई है और वो अपने बॉयफ्रेंड से 1 महीने का टाइम मांगती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे जब वैंकिंग डिंगसाओ के पास बैठने के लिए आती है तो वो बहाना बना देता है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं अकेले बैठना चाहता हूँ। तो वैंकिंग आगे की सीट पर बैठने के लिए जाती है और रेन को टैक्सी से आने के लिए कहती है। जिसके बाद ऑफिस में कलीग्स गॉसिप कर रहे होते हैं कि बॉस ने मिस वैंकिंग को इतनी बड़ी पोस्ट दे दी है। मुझे तो लगता है कि वो वैंकिंग से ही प्यार करते हैं, और मिस वैंकिंग अब्रॉड में थी, इसीलिए उन्होंने सेक्रेटरी रेन को अपनी वाइफ बनाया होगा, क्योंकि रेन थोड़ी सी वैंकिंग की तरह दिखती है। अब ऑफिस में वैंकिंग तो बस रेन को परेशान करने के लिए आई थी, इसलिए उससे कॉफ़ी मंगवाती है और कॉफ़ी में दिक्कत निकालकर बार बार उसे कॉफ़ी लाने के लिए कहती है। और इधर डिंगसाओ का असिस्टेंट उसके पास फाइल लेकर आता है, तो डिंगसाओ उससे पूछता है कि तुम रेन का काम क्यों कर रहे हो। असिस्टेंट बताता है कि मिस वैंकिंग जब से ऑफिस में आई है वो सेक्रेटरी रेन से बस कॉफ़ी मंगवाने में लगी है। जो सुनकर डिंगसाओ कहता है कि क्या मैं रेन को इतनी सैलरी किसी और को कॉफ़ी देने के लिए देता हूँ। असिस्टेंट कहता है लेकिन मिस वैंकिंग तो आपकी फेवरेट लेडी है ना। लेकिन डिंगसाओ को पता था कि वो वैंकिंग को पहले की तरह प्यार नहीं करता है और वो रैन को पसंद करता है, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। डिंगसाओ असिस्टेंट से रैन को बुलाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर वैंकिंग डिंगसाओ के लिए लंच लेकर आती है और उसे खिलाने लगती है, लेकिन डिंगसाओ मना कर देता है कि मैं बाद में खा लूंगा। तभी वहाँ पर रैन भी आती है और वो भी डिंगसाओ के लिए लंच लेकर आती है, लेकिन जब वो देखती है कि वैंकिंग ऑलरेडी लंच लेकर आई है तो वो माफी मांगकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वैंकिंग उसे रोकती है और डिंगसाओ से कहती है कि मैं रैन को अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाना चाहती हूँ। तो डिंगसाओ रैन से उसका ओपिनियन मांगता है, लेकिन रैन कहती है कि आपकी जैसी मर्जी। जो सुनकर डिंगसाओ को गुस्सा आता है कि रैन ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं आपकी ही सेक्रेटरी रहना चाहती हूँ, इसीलिए गुस्से में उसे वैंकिंग का पर्सनल असिस्टेंट बना देता है। जिसके बाद रैन वहाँ से चुपचाप जाने लगती है, लेकिन डिंगसाओ उसे यहीं पर लंच छोड़कर जाने के लिए कहता है और कहता है कि आज फैमिली डिनर पार्टी है, इसलिए तैयार रहना। जिसके बाद वो वैंकिंग के लंच को असिस्टेंट को दे देता है और रैन के लंच को खुद खाने लगता है। असिस्टेंट भी सोच रहा होता है कि आखिर बॉस को कब रियलाइज़ होगा कि वो मिस रेन को प्यार करते हैं, क्योंकि वो जब भी मिस रेन की बातें करते हैं तो उनके फेस पर स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट सीन में वैंकिंग रैन से बोल रही होती है कि तुम ज़्यादा टाइम तक डिंगसाओ के साथ नहीं रह पाओगी, क्योंकि एक ना एक दिन डिंगसाओ मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें डिवोर्स दे देगा। अब डिवोर्स का नाम सुनकर तो रैन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि डिंगसाओ को मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। अब आज रात रैन को डिनर पार्टी में जाना था, इसलिए वैंकिंग उसे जानबूझकर वॉशरूम में लॉक कर देती है ताकि वो पार्टी अटेंड ना कर सके, क्योंकि अब वो कैसे भी करके रैन और डिंगसाओ को अलग करना चाह रही थी। इधर डिंगसाओ रैन को कॉल भी कर रहा होता है, लेकिन कॉल नहीं मिल रहा होता। डिंगसाओ को उस पर बहुत गुस्सा आता है कि आज फैमिली पार्टी है और मैंने बता दिया था, उसके बावजूद भी रैन गायब है। इसीलिए अपने असिस्टेंट से रैन के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर वैंकिंग आती है और कहती है कि रैन ने कहा है कि उसे कुछ ऑफिस का काम है, और कहती है कि तुम मुझे अपने साथ पार्टी में ले चलो। जो सुनकर डिंगसाओ को बहुत ही गुस्सा आता है कि क्या रैन के लिए मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑफिस का काम है, और फिर वो वैंकिंग को अपने साथ पार्टी में लेकर चला जाता है। इधर रैन के फ़ोन में बैटरी भी नहीं होती कि वो किसी को कॉल कर सके, और वो बहुत आवाज़ भी लगाती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं सुन रहा होता। रैन सोच रही होती है कि अब तो डिंगसाओ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगा। इधर डिंगसाओ की मॉम जब वैंकिंग को पार्टी में देखती है तो उस पर बहुत ही गुस्सा करने लगती है, क्योंकि वैंकिंग डिंगसाओ को छोड़कर अब्रॉड चली गई थी और उसकी वजह से डिंगसाओ बहुत टाइम तक डिप्रेशन में रहा। इसीलिए वो वैंकिंग से कहती है कि तुम मेरे बेटे की लाइफ से दूर रहो, और वो डिंगसाओ पर भी गुस्सा करने लगती है कि तुम ऐसी लड़की को अपने साथ पार्टी में क्यों लेकर आए हो। और फिर वो रैन के बारे में पूछती है कि रैन कहाँ है, तो डिंगसाओ बताता है कि वो ऑफिस के काम में बिजी है, जल्द ही आ जाएगी। वैसे तो डिंगसाओ की मॉम रैन को भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि रैन ने ज़बरदस्ती डिंगसाओ से शादी की थी, लेकिन उन्हें अच्छे से पता था कि रैन डिंगसाओ की सारी बातें मानती है और वैंकिंग से तो बेटर ही है। और वो डिंगसाओ से कहती है कि ये लड़की मुझे दोबारा तुम्हारी लाइफ में नहीं चाहिए।
तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि मिस रैन को ऑफिस में ढूंढ लिया, लेकिन वो मिल नहीं रही है। इसलिए डिंगसाओ असिस्टेंट से रैन को पूरी कंपनी में ढूंढने के लिए कहता है। बहुत टाइम तक ढूंढने के बाद फाइनली रैन उन्हें मिल जाती है, लेकिन उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही होती, इसलिए असिस्टेंट उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। लेकिन रैन कहती है कि तुम मुझे पार्टी में ले चलो। इधर डिंगसाओ की मॉम वेंगिंग को बाहर फेंक देती है, और जब डिंगसाओ उसकी हेल्प करने के लिए जाता है तो वो उस पर भी गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम अपनी वाइफ पर ध्यान दो, जो कि पार्टी में पहुंच चुकी थी। अब मॉम रैन से कहने लगती है कि वेंगिंग को मेरे बेटे से दूर रखना। रैन कहती कि हाँ, मैं हमेशा डिंगसाओ के साथ ही रहूंगी और वेंगिंग को डिंगसाओ के क्लोज नहीं आने दूंगी। जिसके बाद रैन डिंगसाओ के साथ पार्टी में चली जाती है, लेकिन वहाँ पर भी डिंगसाओ उसे अकेले छोड़कर अपने क्लाइंट से बातें करने लगता है। और यहाँ पर वेंगिंग बेशर्मों की तरफ फिर आ जाती है और रैन पर गुस्सा करने लगती है। दोनों के बीच आर्गुमेंट होने लगता है और इसी चक्कर में रैन पानी में गिर जाती है। डिंगसाओ उसे देख लेता है और जल्दी से जाकर उसे बचाता है, लेकिन यहाँ पर रैन की सांसें नहीं चल रही होती, तो वो उसे सीपीआर देने लगता है और अचानक से रैन होश में आती है। लेकिन वो ऑलरेडी बीमार थी, इसलिए दोबारा से बेहोश हो जाती है, तो डिंगसाओ उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। डॉक्टर बताता है कि रैन बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, लेकिन अब वो ठीक है। डिंगसाओ वेंकिंग से पूछता है कि क्या हुआ था, तो वेंकिंग माफ़ी मांगने लगती है कि रैन मुझे बचाने के चक्कर में पानी में गिर गई। डिंगसाओ वेंकिंग को बाहर जाने के लिए कहता है, जो कि वेंकिंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि रैन बार बार उन दोनों के बीच में आ रही है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट डिंगसाओ को बताता है कि मिस वेंकिंग कभी अब्रॉड गई ही नहीं थी और शायद वो पैसों के लिए दोबारा आपकी लाइफ में वापस आई है। डिंगसाओ को समझ नहीं आ रहा होता कि वेंकिंग झूठ क्यों बोल रही थी, और असिस्टेंट कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मैडम रैन आपसे सच्चा प्यार करती है, क्योंकि उन्होंने कभी भी आपके पैसों में इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन डिंगसाओ को अच्छे से पता था कि रैन ने उसे ड्रग्स दिया था और शादी के लिए उसे फोर्स किया था, तो फिर वो मुझसे प्यार कैसे कर सकती है। असिस्टेंट कहने लगता है, लेकिन आप तो उन्हें पसंद करते हो ना, और अगर नहीं करते तो आपने उन्हें डूबने से क्यों बचाया। डिंगसाओ कहने लगता है कि शायद तुम्हें मुझसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो सुनकर असिस्टेंट अपनी बोलती बंद कर लेता है। और यहाँ पर हम लोगों को तो पता होता है कि रैन ने डिंगसाओ से शादी सिर्फ उसके साथ रहने के लिए की है, क्योंकि वो आयान की तरह दिखता है, लेकिन डिंगसाओ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अब डिंगसाओ को समझ नहीं आ रहा होता कि उसे रैन को क्या खिलाना चाहिए, तो असिस्टेंट बताता है कि मेरी वाइफ जब बीमार हुई थी तो उसे डिस्चार्ज होने के बाद आइसक्रीम खाना बहुत पसंद था, इसलिए डिंगसाओ रैन को भी आइसक्रीम खिलाने ले जाता है। इस चीज़ से रैन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उससे एक और आइसक्रीम मांगती है, और उसे याद आता है कि किस तरह आयान उसका ख्याल रखता था। और एक दिन रैन ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था, तो उसे बहुत ज़्यादा खाने से डांटता है क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो जाती। लेकिन जब वो रैन को रोते हुए देखता है तो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी खाने से नहीं रोकूंगा, और वो पीरियड्स में थी इसलिए उसे रोने से मना करता है। अब रैन सोच रही होती है कि आयान तो है नहीं, तो अब मैं कितना भी खाऊं, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खाने लगती है। लेकिन डिंगसाओ उसे ज़्यादा खाने से रोकता है, लेकिन देखता है कि वो रो रही है तो उसे दोबारा आइसक्रीम खाने के लिए दे देता है। जिसके बाद जाते टाइम रैन को पीरियड पेन होने लगते हैं, तो डिंगसाओ उसे उठाकर घर लेकर आता है। अब रैन पीरियड्स में होती है तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाती है, कभी वो उससे ब्राउन शुगर वाटर मंगवाती है, तो कभी एसी कम करने के लिए कहती है, और कभी टीवी ऑन करने के लिए कहती है। अब इतनी सारी डिमांड सुनकर डिंगसाओ इरिटेट हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी सारी बातें मान रहा होता है। जिसके बाद जब वो जा ही रहा होता है तो ट्रेन उसे दोबारा कुछ मांगने के लिए जाती है, इसीलिए फ्रस्ट्रेट होकर उसके क्लोज आता है और कहता है कि आज तुम मेरे सब्र का इम्तहान ले रही हो। रेन पूछती है कि आज तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो, तो वो कहता है कि शायद तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। और इधर फैंकिंग अपने एक्स से प्रेग्नेंट हो गई थी, और उसका एक्स अभी भी उसे धमका रहा होता है कि अगर तुम पैसे लेकर नहीं आई तो मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ को ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा। अब फैंकिंग को समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे, इसलिए वो डिंगसाओ को बहाने से अपने रूम में बुलाती है। डिंगसाओ को तो उस पर पहले ही डाउट हो चुका था, लेकिन फिर भी वो उसका ध्यान रख रहा होता है। फैंकिंग उसे आज रात अपने साथ रुकने के लिए कहती है, लेकिन डिंगसाओ मना कर देता है। लेकिन फिर भी वो बहाने से सूप में ड्रग मिलाकर उसे पिला देती है, जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा नशा होने लगता है, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर उसके क्लोज आने की कोशिश करती है ताकि बाद में अपनी प्रेगनेंसी का नाम डिंगसाओ पर लगा सके। लेकिन डिंगसाओ उसे अपने क्लोज आने से मना करता है और वहाँ से भाग जाता है। फैंकिंग समझ जाती है कि डिंगसाओ उसे पहले की तरह प्यार नहीं करता है, तो वो सोचती है कि अब मुझे किसी भी तरह रैन को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। इधर डिंगसाओ नशे में रैन के पास आता है और रैन नोटिस करती है कि डिंगसाओ की बॉडी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। लेकिन तभी डिंगसाओ उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है और रैन कहने लगती है कि शायद आपको मिस फैंकिंग के पास जाना चाहिए। लेकिन डिंगसाओ उसे चुप रहने के लिए कहता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। रैन सोचने लगती है कि शायद वैंकिंग ने रिजेक्ट कर दिया होगा, इसीलिए यहाँ पर आया है। लेकिन डिंगसाओ पूछने लगता है कि तुम मुझे हमेशा खुद से दूर क्यों करती रहती हो, क्या मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं करता हूँ, और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। फिर वो सोचता है कि मुझे रैन से तो नफरत करना चाहिए, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में रैन क्यों आ रही है। और फिर उसे लगता है कि कहीं उसे रैन से प्यार तो नहीं हो गया है, लेकिन फिर सोचता है कि शायद ये मेडिसिन का असर है, इसीलिए ऐसा हो रहा है।
नेक्स्ट सीन में बैंकिंग ने रेन को मारने के लिए अपने एक्स को भेजा था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि रेन के साथ टिंगसाओ भी है तो वो अपने एक्स को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा होता। इधर टिंगसाओ नोटिस करता है कि कोई कार उनका पीछा कर रही है, इसलिए वो तेजी से अपनी कार को भगाने लगता है और तभी रास्ते में एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। रेन हिम्मत करके कार से बाहर आती है और टिंगसाओ को कार से बाहर निकलने में हेल्प करती है। टिंगसाओ नोटिस करता है कि कार ब्लास्ट होने वाली है, इसीलिए रेन को दूर धक्का दे देता है, लेकिन रेन टिंगसाओ को बचाने के लिए उसे कवर कर लेती है और हम देखते हैं कि टिंगसाओ बिल्कुल ठीक था और रेन कहने लगती है कि फाइनली इस बार मैंने तुम्हें बचा लिया। तभी वो टिंगसाओ को आयन समझकर ये सब बोल रही होती है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है, जहाँ पर रेन ब्रेन इंजरी की वजह से कोमा में पहुंच जाती है और टिंगसाओ को गुस्सा आता है कि ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है और इसे याद आता है कि कैसे उसने रेन से कहा था कि तुम मेरी वाइफ तो बन चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी प्यार नहीं करने वाला, और कितने गंदे तरीके से उसे ट्रीट किया करता था और आज उसे इन सारी चीज़ों का पछतावा होता है जो उसने रेन के साथ किया था। इसीलिए अब वो रोते हुए कहता है कि अगर तुम होश में आ जाओगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और मैं सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करूँगा। कुछ देर बाद रेन को होश आ जाता है और टिंगसाओ उसे देखकर बहुत ही खुश होता है, लेकिन रेन की नज़र सीधे टिंगसाओ की चोट पर जाती है और वो उसके फेस को देखकर रोने लगती है कि सब मेरी वजह से हुआ है और कहती है कि अब तुम उसकी तरह नहीं दिख रहे हो। टिंगसाओ को समझ नहीं आ रहा होता कि वो किसकी बात कर रही है। रेन पूछने लगती है कि क्या ये इसका रिमूव नहीं हो सकता, जो सुनकर टिंगसाओ को बुरा लगता है कि रेन के लिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके फेस का स्कार है। बाद में टिंगसाओ अपने स्कार को ही देखे जा रहा था और असिस्टेंट से कहता है कि पता नहीं इस स्कार को देखकर रेन मेरे साथ कोल्ड बिहेव क्यों कर रही है, और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो किस पर्सन के बारे में बात कर रही थी। तभी टिंगसाओ के पास डॉक्टर की कॉल आती है जो उसे हॉस्पिटल बुलाते हैं। हॉस्पिटल में भी रेन टिंगसाओ के स्कार को डॉक्टर को दिखाकर पूछ रही होती है कि क्या ये स्कार रिमूव नहीं हो सकता, जो सुनकर टिंगसाओ को फिर से गुस्सा आता है कि तुमने अपनी कंडीशन का बहाना बनाकर मुझे हॉस्पिटल बुलाया था। रेन उसे काम करने लगती है और कहती है कि मेरे दिल में हमेशा तुम एक परफेक्ट पर्सन ही रहोगे, लेकिन ये स्कार तुम्हारे फेस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। टिंगसाओ उस पर गुस्सा करने लगता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं जैसा हूँ वैसा ही तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। रेन उसे काम करने के लिए उसे किस कर देती है और टिंगसाओ कहता है कि सच में तुम बहुत ही सेमलेस होती जा रही हो, और उसके इंसिस्ट करने पर उस स्कार को डॉक्टर को दिखाता है, लेकिन डॉक्टर भी उस स्कार को रिमूव करने से मना कर देता है क्योंकि वो चोट बहुत ही डीप थी। टिंगसाओ उसे पूछने लगता है कि क्या तुम मेरे फेस की वजह से मेरे साथ हो, और रेन हाँ बोल देती है, जो सुनकर टिंगसाओ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। बाद में रेन खुद ही उसके पास आती है और टिंगसाओ को लगता है कि शायद वो पिछली हरकतों के लिए उसे मनाने आई है, इसलिए वो सोच रहा होता है कि मैं इतनी आसानी से तो नहीं मानने वाला, लेकिन अभी भी रेन छुपके से उसे क्रीम लगाने के लिए आई होती है। ये जानकर टिंगसाओ उसे बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन रेन जानबूझकर तैयार होकर आई होती है और टिंगसाओ उसे देखता है तो कुछ कुछ होने लगता है, इसीलिए वो बोलता है कि अगर मैं मेडिसिन लगवाऊंगा तो मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो रेन उसे किस करने लगती है और अब टिंगसाओ खुद को कहाँ कंट्रोल करने वाला था और साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस में रेन उसके लिए बिल्कुल ब्लेंड लंच प्रिपेयर करके लाई थी ताकि उसका स्कार जल्दी ठीक हो जाए, और टिंगसाओ बिना कुछ कंप्लेन किए चुपचाप खा लेता है। अब टिंगसाओ बहुत ही ज़्यादा खुश था कि रेन उसकी इतनी ज़्यादा केयर करती है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है, लेकिन अभी तक भी उसका स्कार पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और इस बात से रेन बहुत ज़्यादा दुखी थी। टिंगसाओ उसे समझाता है कि डॉक्टर ने कहा था कि स्कार बहुत ही डीप है, इसीलिए टाइम लग रहा है। इसीलिए रेन उसे एक स्कार रिमूवल क्रीम अप्लाई करने के लिए जाती है जो कि उसने ऑनलाइन मंगवाई थी, लेकिन उस क्रीम में से इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी कि टिंगसाओ उसे लगाने से मना कर देता है। रेन कहती कि अगर तुम मुझे ये क्रीम लगाने दोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन टिंगसाओ फिर भी मना कर देता है। लेकिन रात में चुपके से वो उसे क्रीम लगा देती है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर जब टिंगसाओ अपने फेस को देखता है तो वो रेन पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उस क्रीम की वजह से उसके फेस पर एलर्जी हो गई थी, और ऑफिस में असिस्टेंट भी उसके फेस को देखकर हंसने लगता है। अब टिंगसाओ को मीटिंग में जाना था, लेकिन एलर्जी की वजह से वो जा नहीं पा रहा था, इसीलिए वो रेन पर गुस्सा करने लगता है कि आज तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हो गया है। फिर वो नोटिस करता है कि शायद रेन उदास हो गई है, उसे लगता है कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही डांट दिया, इसीलिए थोड़ा नॉर्मल बोलने लगता है, लेकिन रेन उससे डिवोर्स लेने की बात करती है। टिंगसाओ कहने लगता है कि मैं बस मजाक कर रहा था, लेकिन रेन कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए और कल मैं तुम्हें डिवोर्स एग्रीमेंट दे दूंगी और मुझे तुम्हारी फैमिली प्रॉपर्टी में से भी कुछ नहीं चाहिए और मैं चुपचाप चली जाऊंगी। अब टिंगसाओ उस पर गुस्सा करने लगता है कि मैं तुम पर ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन रेन कहती है कि मैं बिल्कुल भी गुस्से में नहीं हूँ। तो टिंगसाओ पूछने लगता है, तो फिर क्या तुम मेरे स्कार की वजह से डिवोर्स ले रही हो? और टिंगसाओ को समझ नहीं आ रहा होता कि पहले तो उसने खुद ही फोर्सफुली उससे शादी की और अब स्कार की वजह से उससे डिवोर्स ले रही है, और फिर गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो मैं रेडी हूँ, लेकिन बाद में तुम रिग्रेट मत करना। अब गुस्से में टिंगसाओ ने डिवोर्स के लिए हाँ तो बोल दिया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो रेन को अब कैसे मनाए, इसीलिए अपने असिस्टेंट से सजेशन मांगता है, लेकिन रेन तो बहुत ज़्यादा सीरियस होती है और डिवोर्स पेपर लेकर भी आ जाती है। इसीलिए टिंगसाओ कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सी एक्सपेंसिव चीज़ें बाय करूँगा, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शायद रेन उससे गुस्से में है, लेकिन रेन तो सीरियसली उससे डिवोर्स लेने का बोलकर चली जाती है और ये बात टिंगसाओ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है।
अब उसकी मीटिंग होती है जिसके लिए असिस्टेंट उसे कॉल करता है, लेकिन डिंगसा उस पर ही गुस्सा उतारने लगता है कि यहाँ पर मेरी वाइफ मुझे छोड़कर जा रही है और तुम्हें मीटिंग की पड़ी है। जिसके बाद रैन आयान की तरह दिखने वाले किसी और लड़के को ढूंढने के लिए क्लब हाउस के ऑनर से मिलने के लिए आती है। और जब ऑनर फोटो को देखता है तो उसे समझ नहीं आ रहा होता कि मिसेस रैन मिस्टर डिंगसाओ की वाइफ है, और फिर भी वो डिंगसाओ की फोटो को दिखाकर सिमिलर पर्सन को ढूंढने की कोशिश क्यों कर रही है। और उसे लगता है कि शायद दोनों में झगड़ा हो गया है, इसीलिए डिंगसाओ के सब्स्टिट्यूट को ढूंढने के लिए आई है। और इधर इस बारे में डिंगसाओ को भी पता चल जाता है। अब यहाँ पर रैन बहुत सारे लड़कों को देखती है, लेकिन आयान के आसपास भी उसे कोई नजर नहीं आता है। तभी यहाँ पर डिंगसाओ पहुंच जाता है और उसे कैरी करके घर लेकर आता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम मेरे फोटो को दिखाकर मेरी तरह किसी और आदमी को क्यों ढूंढ रही थी। और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक से रैन को हो क्या गया है, और उससे पूछने लगता है कि क्या तुमने कभी मुझसे प्यार भी किया है। तो रैन उससे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन डिंगसा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था, लेकिन फिर आराम से उसे एक ऑक्शन में चलने के लिए कहता है और कहता है कि इसके बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। जिसके बाद रैन उसके साथ ऑक्शन में जाती है, जहाँ पर डिंगसाओ एक रिंग को सबसे हाई बोली लगाकर बाय कर लेता है और उस 1 मिलियन की रिंग को रैन को पहनाने के लिए जाता है। लेकिन रैन तो डिवोर्स लेने वाली थी, इसीलिए बोलती है कि आप रॉन्ग पर्सन को रिंग पहनाने के लिए जा रहे हैं। जिस पर डिंगसाओ कहता है कि तुम 3 सालों से मेरी वाइफ हो, लेकिन कभी भी मैंने तुम्हें कोई डिसेंट सा गिफ्ट नहीं दिया, इसीलिए मैं तुम्हें ये रिंग देना चाहता हूँ, और अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं इसे फेंक दूंगा। लेकिन रैन उसे ऐसा करने से मना करती है और डिंगसाओ उसे उस रिंग को पहनाता है। अब इस बारे में जानकर वैंकिंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो डिंगसाओ के पास आती है और उससे पूछने लगती है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। और डिंगसाओ साफ मना कर देता है, तो वो बहाना करने लगती है कि मैं बहुत टाइम से बीमार हूँ और डॉक्टर ने कहा है कि मैं बस कुछ ही मंथ सर्वाइव करने वाली हूँ। और उसे हक करके कहती है कि इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब रैन वैंकिंग को डिंगसाओ को हक करते हुए देख लेती है और इसीलिए उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगकर वहां से जाने लगती है। इसीलिए डिंगसाओ भागकर उसके पीछे जाता है। और इधर वैंकिंग ने अपने एक्स को पैसे दे दिए थे, फिर भी वो और पैसों की डिमांड करता है। और फिर अचानक से वैंकिंग के पेट में दर्द होने लगता है और रैन उसे हॉस्पिटल लेकर आती है, जहाँ पर डॉक्टर बताता है कि वैंकिंग 3 मंथ प्रेग्नेंट है। और रैन को लगता है कि शायद ये डिंगसाओ का बच्चा है, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल रिएक्ट करती है। अब रैन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन वैंकिंग भी उसे कुछ नहीं बताती और माफ़ी मांगने लगती है कि मैं और डिंगसाओ नशे में थे, इसलिए ऐसा हो गया। और नाटक करने लगती है कि मैं बच्चे को अबॉर्ट कर दूंगी। लेकिन रैन उसे टेंशन लेने से मना करती है और बताती है कि मैं जल्दी डिवोर्स लेने वाली हूँ। और वैंकिंग की बातों में आकर रैन आज ही डिंगसाओ को घर छोड़कर जाने का फैसला करती है और डिवोर्स पेपर रखकर चली जाती है, लेकिन रास्ते में उसे कोई किडनैप कर लेता है। इधर घर पर डिंगसाओ जब डिवोर्स पेपर देखता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। तभी असिस्टेंट बताता है कि मैडम रैन का फ़ोन नहीं मिल रहा है। और डिंगसाओ समझ जाता है कि पक्का इसके पीछे कोई ना कोई तो है जो रैन को नुकसान पहुंचाना चाहता है, और ये कोई और नहीं बल्कि वैंकिंग ही होती है। तभी डिंगसाओ के पास वैंकिंग के एक्स की कॉल आती है और वो रैन के बदले में पैसे मांगता है। डिंगसाओ जल्दी से रैन को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर वैंकिंग का एक्स डिंगसाओ पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन बीच में रैन आकर उसे बचा लेती है। डिंगसाओ तो रैन को ऐसे देखकर बहुत घबराने लगता है, लेकिन रैन कहती है कि तुम अब आयान की तरह नहीं दिखते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। ये बोलकर वो बेहोश हो जाती है। डिंगसाओ जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। यहाँ पर डिंगसाओ को पता चल जाता है रैन की किडनैपिंग में वैंकिंग का ही हाथ था और उसी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को हायर किया था। साथ ही ये भी पता चल जाता है कि वैंकिंग ने रैन से झूठ बोला था कि उसने डिंगसाओ के बच्चे को कैद किया है। इसीलिए वो जाकर वैंकिंग पर गुस्सा करने लगता है कि अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तो तुम्हें रैन की किडनैपिंग करवाने की क्या ज़रूरत थी। तुम मुझसे डायरेक्ट पैसे मांग सकती थी, आज तुम्हारी वजह से रैन की ऐसी हालत है। वैंकिंग उससे माफ़ी मांगने लगती है और डिंगसाओ कहता है कि तुम्हें रैन के सामने सब कुछ सच बताना होगा। जिसके बाद रैन को होश आ गया था और इस बात की न्यूज़ असिस्टेंट डिंगसाओ को देता है। लेकिन जब रैन होश में आती है तो देखती है कि आयान उसके बिल्कुल सामने है, तो वो आयान को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे सब कुछ एक सपना सा लग रहा होता है। लेकिन फाइनली अब आयान आ चुका था। तभी वहाँ पर डिंगसाओ आता है और उसे देखकर कहता है कि ये पर्सन कौन है। आयान अपना इंट्रोडक्शन देता है और डिंगसाओ से थैंक यू कहता है कि तुमने इतने दिनों तक रैन का ध्यान रखा। और अब जाके डिंगसाओ को समझ में आता है कि रैन को उसके स्कार से इतना फर्क क्यों पड़ रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल आयान की तरह दिखता है। और उसे पता चलता है कि वो स्कार की वजह से ही उससे डिवोर्स ले रही थी, क्योंकि स्कार की वजह से अब वो आयान की तरह नहीं दिख रहा होता। ये सब जानकर उसे रैन पर बहुत ही गुस्सा आता है और रैन भी उसे बता देती है कि मैं बस तुम्हें आयान का सब्स्टिट्यूट समझती थी, और कहती है कि तुम भी तो मुझे वैंकिंग का सब्स्टिट्यूट ही समझते थे और तुमने भी तो मुझे ह्यूमिलेट किया, मुझे इतना बुरा ट्रीट किया। और ये सब सुनकर डिंगसाओ को बहुत ही बुरा लगता है कि वो आज तक उसकी फीलिंग्स के साथ खेलती भी आ रही है। इसलिए वो सोचता है कि इसका रिवेंज तो मैं लेकर रहूंगा और उसे ज़बरदस्ती उठाकर अपने घर ले आता है और कहता है कि तुम उस बेकार आदमी के साथ सोने का सपना देख रही हो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अब डिंगसाओ रैन की वजह से बहुत ही ज़्यादा इरिटेट रहने लगा था और उसे पता चलता है कि वो कुछ खा भी नहीं रही है, इसलिए डिंगसाओ उसे खाना खिलाने के लिए आता है।
लेकिन रैन तो अपनी जिद पर अड़ी थी, इसलिए डिंगसा उसे ज़बरदस्ती खिलाने लगता है। लेकिन रैन की ऐसी हालत देखकर उसे बुरा भी लग रहा होता है कि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। जिसके बाद अयान डिंगसाओ के घर आता है और उसे धमकाता है कि रैन को जाने दो वरना मैं लीगल एक्शन लूंगा। जिस बात पर दोनों में आर्ग्यूमेंट होने लगता है और फाइट भी होने लगती है। तभी रैन बीच में आकर उन लोगों को रोकती है और अयान की केयर करने लगती है जब वो देखती है कि उसको चोट लगी है। और इस बात पर डिंगसा को बहुत ही गुस्सा आता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, फिर भी तुम मेरे सामने किसी और आदमी की केयर कर रही हो। रैन कहती कि मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है, लेकिन डिंगसा तो डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं था और कहता है कि मुझे भी चोट लगी है। लेकिन रैन कहती है कि मैं मेड को बोल दूंगी, वो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चली जाएगी। जो सुनकर डिंगसा को बहुत ही बुरा लगता है कि अयान उसकी लाइफ में आ गया है तो मुझे देख भी नहीं रही है। और यहाँ पर अयान शरीफ बन रहा होता है कि मैं ठीक हूँ और तुम्हें डिंगसाओ पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन डिंगसा को तो अच्छे से पता था कि वो सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, इसीलिए उसे गुस्से में मारने के लिए जाता है। लेकिन रैन उसे रोक देती है। तभी यहाँ पर रैन फैमिली का मैनेजर आता है और रैन को बताता है कि आपके डैड हॉस्पिटलाइज है। एक्चुअल में रैन एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन उसने इस बारे में डिंगसा को कभी नहीं बताया था। और आज जब उसे अयान और मैनेजर के थ्रू इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि तुम मुझे इस लायक भी नहीं समझती कि अपनी रियल आइडेंटिटी बता सको। रैन कहने लगती है कि तुम्हें ऐसे विक्टिम प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा से तुमने भी मुझे बैंकिंग का सब्स्टिट्यूट ही समझा है। रैन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन डिंगसा कहता है कि मैं डिवोर्स पेपर पर कभी भी साइन नहीं करने वाला हूँ। जिसके बाद रैन अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक से उसके डैड को क्या हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक थे। अब मैनेजर अयान के सामने बताना नहीं चाहता था, इसलिए अयान समझकर खुद ही बाहर चला जाता है। मैनेजर बताता है कि चेयरमैन के एक्सीडेंट के पीछे जरूर किसी का हाथ है। तभी वहाँ पर रैन के डैड की मिस्ट्रेस और उनकी डॉटर आती है, जो कि रैन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अब रैन वापस आ चुकी थी और उन लोगों को डर लग रहा होता है कि कहीं रैन फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी रैन की ना हो जाए, क्योंकि उन दोनों की नज़र तो प्रॉपर्टी पर ही होती है। इसीलिए रैन उन दोनों को उनकी फैमिली में इंटरफेयर करने से मना करती है। लेकिन उसकी स्टेप सिस्टर उसी पे ही ब्लेम डालने लगती है कि डैड की हालत तुम्हारी वजह से ही हुई है, क्योंकि डैड को पता चल गया था कि तुम किसी और आदमी के साथ रह रही हो। इधर डिंगसा खुद को बिजी रख रहा होता है ताकि उसे रैन की याद ना आए, और असिस्टेंट के पूछने पर वो मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो रैन को मिस कर रहा है। और कंपनी में भी सबको पता चल जाता है कि रैन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है और अयान के साथ उसकी फोटो को देखकर भी गॉसिप कर रही होती है, जो देखकर डिंगसा को गुस्सा आता है कि अभी भी रैन उस अयान के साथ है। इधर रैन के डैड बीमार थे, इसीलिए वो खुद ही कंपनी को मैनेज करने के लिए कहती है। लेकिन उसकी स्टेप सिस्टर कहने लगती है कि तुम्हें तो कंपनी का कोई नॉलेज ही नहीं है, तो तुम कैसे मैनेज कर पाओगी। तभी वहाँ पर डिंगसा आता है और बताता है कि रैन मेरी कंपनी को मैनेज किया करती थी और उसे कंपनी का बहुत अच्छे से नॉलेज है। रैन उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो डिंगसा कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो क्या मैं अपनी वाइफ के घर नहीं आ सकता। रैन की स्टेप सिस्टर को पता चलता है कि डिंगसा सेन ग्रुप का प्रेसिडेंट है, तो वो बहुत ही खुश होकर उसे ग्रीट करने के लिए आती है। लेकिन डिंगसा उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। अब रैन की स्टेप मदर को पता था कि रैन के पीछे डिंगसाओ का हाथ है, तो वो उसे रैन फैमिली को मैनेज करने की परमिशन दे देती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर वो डिंगसाओ से पंगा लेगी तो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद रैन डिंगसाओ को हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है और डिंगसाओ उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए उसे ट्रीट देने के लिए कहता है। रैन उसे छोटे से रेस्टोरेंट लेकर जाती है और उसे बताती है कि अयान उसे यहाँ पर लेकर आया करता था। डिंगसाओ को गुस्सा आता है कि वो यहाँ पर भी अयान की बात कर रही हैं। रैन कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ, तो इसमें तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो। और डिंगसाओ उसे खुश देखकर बोलता है कि ठीक है, मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ। डिनर के बाद डिंगसाओ रैन को घर छोड़ने के लिए आता है, तो रैन उसे कहती है कि अब तुम अयान की तरह नहीं दिखते हो, तो अब हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। लेकिन डिंगसाओ कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम हमेशा मेरी वाइफ ही रहोगी, और उसे किस करके वहाँ से चला जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। रास्ते में डिंगसाओ नोटिस करता है कि अयान किसी लड़की के साथ है और वो चुपके से उनकी फ़ोटो क्लिक कर लेता है और रैन को सेंड करता है। लेकिन वो नोटिस करता है कि रैन ने तो उसको ब्लॉक कर दिया है। जिसके बाद वो फोटो असिस्टेंट को दिखाता है, लेकिन उसने इतना ब्लर फोटो क्लिक किया था कि पता ही नहीं चल रहा होता है कि उसमें अयान है। लेकिन अब डिंगसाओ को आइडिया लग चुका था कि अयान जैसा दिखता है वैसा है नहीं, इसलिए वो असिस्टेंट से अयान के बारे में पता लगाने के लिए कहता है और उसे कुछ ऐसा करने के लिए कहता है जिसके लिए असिस्टेंट रेडी नहीं हो रहा था। लेकिन उसने असिस्टेंट को क्या बोला है इसके बारे में हमें आगे ही पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में जब रैन अपनी कंपनी में आती है तो उसे पता चलता है कि उसका असिस्टेंट डिंगसाओ है, और डिंगसाओ ने अपने असिस्टेंट से यही कहा था कि वो उसे रैन ग्रुप में एज अ असिस्टेंट हायर करवाए। रैन तो उसे देखकर बहुत ही शॉक्ड होती है, लेकिन डिंगसाओ तो बस उसके आसपास ही रहना चाहता था, क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अयान अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन अब रैन को भी डिंगसाओ से बदला लेने का मौका मिल गया था। वो उसे कहती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाना है और उसे सब कुछ प्रिपेयर करने के लिए कहती है। लेकिन डिंगसाओ को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, इसीलिए कहता है कि आपको अभी अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और जब आप 50 की हो जाओगी तब आप डेट पर जाइएगा। लेकिन रैन कहती है कि क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो।
जिस पर वो कहता है कि मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और मैं आपके लिए एक अच्छा सा होटल बुक करूँगा जिससे आप बहुत हैप्पी हो जाओगी। और वो अपने असिस्टेंट से एक होटल बुक करने के लिए कहता है। असिस्टेंट खुश होता है कि डिंगसाओ रैन के साथ डेट पर जा रहा है, लेकिन डिंगसाओ इरिटेट होकर कहता है कि हमारे लिए नहीं बल्कि रैन और अयान के लिए रेस्टोरेंट बुक करना है। बाद में रैन अयान के साथ होटल आती है जहाँ पर डिंगसाओ खुद ही वेटर बनकर आता है ताकि उन दोनों की डेट को खराब कर सके और जानबूझकर अयान पर पानी गिरा देता है। अयान कहने लगता है कि सेनगुप के प्रेसिडेंट के पास और कुछ काम नहीं है, इसलिए यहाँ पर वेटर बन के काम करना पड़ रहा है। डिंगसाओ उससे सॉरी करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीद दूंगा, लेकिन रैन उसे अपने कपड़े निकालकर अयान को देने के लिए कहती है। डिंगसाओ कहता है कि मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे कपड़े अयान को देना चाहती हो? तो रैन गुस्से से अयान को लेकर वहाँ से चली जाती है और डिंगसाओ को तो अब यही प्लान होता है कि वो रैन को अयान से अलग कर देगा। जिसके बाद ऑफिस में डिंगसाओ असिस्टेंट की सारी ड्यूटीज़ को पूरा कर रहा होता है और रैन उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर असिस्टेंट बनकर क्यों आए हो? जिस पर डिंगसाओ कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनकर खुश हूँ। और रैन के क्लोज जाने लगता है जिससे कि रैन की हार्ट बीट फास्ट होती है और वो मीटिंग का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है, जिससे कि डिंगसाओ को लगता है कि रैन भी मुझसे जरूर प्यार करती है। बाद में रैन चुपके से डिंगसाओ को देखती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि डिंगसाओ सैन ग्रुप को छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहा है और वो कैसे भी करके उसे यहाँ से वापस भेजना चाह रही होती है। इसीलिए उसके पास जाकर कहती है कि मुझे अयान के साथ डेट पर जाना है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग पर चलना होगा। जहाँ पर डिंगसाओ उसके लिए ड्रेस चूज़ करता है, लेकिन वो उसकी ड्रेस को नापसंद कर देती है और एक सेक्सी सा ड्रेस पहन कर आती है, जो देखकर वो जल्दी से उसे अपना कोट उड़ा देता है और स्टाफ से अपनी पसंद की हुई ड्रेस को पैक करने के लिए कहता है और रैन से कहने लगता है कि तुम ऐसी ड्रेस बस मेरे घर पे मेरे लिए पहन सकती हो और कहता है कि अगर तुम इस ड्रेस को पहनकर अयान के साथ गई तो मैं उसकी आंखें निकाल लूँगा। अब रैन गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, लेकिन डिंगसाओ कहता है कि जब मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदी है तो तुम इतनी गुस्से में क्यों हो, और उसे अयान की फ़ोटो दिखाता है जब वो किसी और लड़की के साथ में था। लेकिन रैन को लगता है कि वो बस अयान को फ्रेम करना चाहता है, इसीलिए उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती है और फिर बाद में डिंगसाओ को कॉल करके कल मीटिंग के लिए बिजनेस प्लान बनाने के लिए बोलती है ताकि वो उसे बिजी रख सके। जिस पर डिंगसाओ को गुस्सा आता है कि खुद तो अयान के साथ डेट पर जा रही है और मुझे प्लान बनाने के लिए बोल रही है। अब डिंगसाओ के पास कोई ऑप्शन तो होता नहीं है, इसीलिए जल्दी जल्दी सारे प्लान को बनाने लगता है ताकि रैन के पास पहुंचकर उनकी डेट को ख़राब कर सके। इधर रैन अयान के साथ डेट एंजॉय कर रही होती है और इधर डिंगसाओ सारा काम असिस्टेंट को पकड़ाकर रैन के पास निकल जाता है। अयान कहता है कि मैं रैन को घर छोड़ दूंगा, लेकिन डिंगसाओ ज़बरदस्ती उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है, जिससे कि रैन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। कहने लगता है कि अब मुझे पता चल रहा है कि जब तुम मुझे किसी और के साथ डेट पर देखती होगी तो तुम्हें कैसा लगता होगा, और कहता है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, लेकिन प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। लेकिन रैन साफ मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में रैन को अपने एक क्लाइंट के साथ डिनर पर जाना था, लेकिन डिंगसाओ उसे मना कर रहा होता है क्योंकि डिंगसाओ को अच्छे से पता था कि वो आदमी अच्छा नहीं है। लेकिन रैन के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए कहती है कि मुझे जाना ही होगा। अब डिंगसाओ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। तो फिर वो अयान को कॉल करके रैन के साथ जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि रैन मुझे तो अपने साथ लेकर नहीं जाएगी। जिसके बाद अयान रैन के साथ उस क्लाइंट से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर क्लाइंट के इरादे तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे होते हैं, लेकिन फिर भी रैन टॉलरेट करके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने लगती है। लेकिन फिर वो रैन को ड्रिंक करने के लिए फोर्स करने लगता है, इसलिए अयान कहता है कि मैं रैन के बदले ड्रिंक कर लूँगा। लेकिन वो क्लाइंट गुस्सा करने लगता है, इसीलिए अयान रैन से कहता है कि तुम ड्रिंक करने के बाद वॉशरूम का बहाना बनाकर यहाँ से चली जाना, और रैन ऐसा ही करती है। और रैन के जाने के बाद अयान पानी को स्पाइक करके रैन को पिला देता है और यहाँ पर हमें क्लियरली पता चल जाता है कि अयान उस क्लाइंट के साथ मिला हुआ है। अब पानी पीने के बाद रैन को नशा चढ़ने लगता है और अयान रैन को उस क्लाइंट के साथ छोड़कर चला जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रियल अयान तो 3 साल पहले ही रैन को बचाते टाइम मर चुका था और ये रियल अयान नहीं बल्कि कोई बहरूपिया होता है। इधर डिंगसाओ रैन को कॉल और मैसेजेस किया जा रहा था, लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता, इसीलिए अयान को मैसेज करता है और रैन के बारे में पूछता है, लेकिन अयान भी उसे कोई रिप्लाई नहीं करता है। तो फिर डिंगसाओ जल्दी से वहाँ पर पहुँचकर रैन को उस आदमी से बचाता है और उस आदमी के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर देता है। वो आदमी डिंगसाओ से माफ़ी मांगने लगता है। अब रैन उस इंसिडेंट से बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और डिंगसाओ उसे संभालता है, लेकिन रैन इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि उसे अपने से दूरी नहीं जाने दे रही होती और ऊपर से बहुत ज़्यादा रोने भी लगती है। डिंगसाओ उसे संभालता है और कहता है कि अब से मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और रात भर उसका ध्यान रखता है, लेकिन सपने में भी उसे वो सारी चीज़ें परेशान कर रही होती हैं और रोने लगती है। और डिंगसाओ को रैन की इसी हालत देखकर अयान पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मॉर्निंग में जब रैन उठती है तो देखती है कि डिंगसाओ उसी के पास सोया हुआ है। डिंगसाओ उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें फिर से बचाया है तो तुम मुझे कैसे थैंक्स करने वाली हो, और उसे किस कर देता है जिससे कि वो इरिटेट हो जाती है। वो कहता है कि तुमने मुझे रिपे करने से मना कर दिया, इसलिए मैंने खुद नहीं अपना कंपनसेशन ले लिया। और फिर डिंगसाओ उसे टेंशन लेने से मना करता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तभी वहाँ पर असिस्टेंट फेक अयान को लेकर आता है और डिंगसाओ उस पर गुस्सा करने लगता है
और उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन रैन बीच में आकर उसे रोकती है। डिंगसाओ को गुस्सा आ रहा होता है कि आयन ने खुद ने ही रैन को उस आदमी को सौंप दिया और फिर भी वो उसे ही प्रोटेक्ट कर रही है और उसे हटाकर आयन को मारने लगता है। अब आयन नाटक करने लगता है कि सारी गलती मेरी ही है, मैं कल रात को रैन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और रैन उसकी बातों में आ जाती है, जिस पर डिंगसाओ को उस पे आयन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन रैन उल्टा डिंगसाओ को ही थप्पड़ लगा देती है, जिस बात से डिंगसाओ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि अब तुम जियो या मरो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वहाँ से गुस्से में चला जाता है और रैन को भी बुरा लग रहा होता है कि उसने डिंगसाओ पर हाथ उठाया। इसके बाद डिंगसाओ रैन की वजह से बहुत ही ज़्यादा हर्ट था, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है और तभी कोई लड़की उसके पास आती है तो उसको भी गुस्से में भगा देता है। और उसे अभी भी रैन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो रैन को वीडियो कॉल करता है और कहता है कि मुझे पिक करने के लिए आओ। लेकिन रैन बार बार कॉल कट कर रही होती है और वो बार बार उसे ही कॉल किए जा रहा होता है। तो रैन असिस्टेंट को कॉल करके डिंगसाओ को पिक करने के लिए कहती है, लेकिन डिंगसाओ तो असिस्टेंट से पूछने लगता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर तो मैं रैन का वेट कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे पिक करने आने वाली है। तो फिर असिस्टेंट रैन को कॉल करके बताता है कि बॉस तो मेरे साथ जाने के लिए मना कर रहे हैं। तो फिर रैन खुद ही उसे पिक करने के लिए आती है, तो डिंगसाओ जल्दी से उसे हक कर लेता है। जब असिस्टेंट उसकी हेल्प करने के लिए जाता है तो उसे दूर कर देता है और कहता है कि मुझे बस रैन ही टच कर सकती है क्योंकि मैं सिर्फ रैन का हूँ। जो सुनकर असिस्टेंट हंसने लगता है और उन दोनों को अकेले छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब रैन जैसे तैसे करके उसे टैक्सी तक लेकर आती है, लेकिन उसमें भी वो बैठ नहीं रहा होता और कहता है कि आज मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया और नौटंकी कर रहा होता है, जिससे कि टैक्सी ड्राइवर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो रैन उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर वो रैन से कहता है कि आयन अच्छा आदमी नहीं है, तुम मुझसे दूर रहो, और दोबारा से उससे एक चांस मांगता है और कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और बेचारा बहुत ज़्यादा रोने लगता है और रैन उसे रोते हुए देखती है तो उसे भी अच्छा नहीं लगता है। डिंगसाओ कहने लगता है कि अगर मैं सैन ग्रुप के शेयर तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगा तो क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी, लेकिन रैन उसे ये सब बोलने से मना करती है और उसे घर लेकर आती है। नेक्स्ट डे असिस्टेंट डिंगसाओ को उसकी नशे वाली वीडियो दिखाता है, जो देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील होता है कि उसने क्या कर दिया। जिसके बाद डिंगसाओ का बर्थडे होता है और रैन उसके साथ शॉपिंग पर जाती है। आधे टाइम वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट लिया है, इसलिए प्रिटेंड मत करो। लेकिन रैन कहती है कि मैंने आयान के लिए बाय किया है, जो सुनकर डिंगसाओ को बहुत ही बुरा लगता है और वहाँ से जाने लगता है। इसीलिए रैन उसे रोककर फाइनली उसे उसका गिफ्ट दे देती है और डिंगसाओ को उसका गिफ्ट बहुत ही पसंद आता है। इधर रैन की स्टेप सिस्टर उसके डैड को मार देती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि रैन के डैड अपनी सारी प्रॉपर्टी रैन को ही देने वाले हैं। और थोड़ी देर बाद रैन को पता चलता है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। जिसके बाद असिस्टेंट भी इन्वेस्टिगेट करके बता देता है कि रियल आयान तो 3 साल पहले ही मारा गया था। जिसके बाद रैन के डैड का फ्यूनरल होता है, जहाँ पर उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर रोने का नाटक कर रही होती हैं और रैन तो अपनी डैड के मौत से बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी होती है। और यहाँ पर आयान फिर से उसे झूठा सपोर्ट देने के लिए आता है, लेकिन डिंगसाओ उसे रैन से दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन आयान को पता था कि अभी रैन की ऐसी हालत है, फिर भी उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। तभी रैन को डिंगसाओ की बातें याद आती है कि आयान अच्छा लड़का नहीं है, इसीलिए वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है। लेकिन आयान उसे मनाने में लगा होता है। तभी वहाँ पर डिंगसाओ आता है और रैन को अपने साथ लेकर चला जाता है और उसे फेक आयन की रियलिटी बताता है और सारे एविडेंस भी दिखाता है, जिन्हें देखकर रैन को पता चल जाता है कि उसका आयन तो 3 साल पहले ही मर चुका है, जो जानकर वो और भी ज़्यादा टूट जाती है। एक्चुअल में ये फेक आयन एक गैम्बलर होता है, जिसने गैम्बलिंग के चक्कर में अपनी वाइफ को भी मार दिया था और अब वो रैन के पैसों के पीछे था, इसीलिए उसने आयन की तरह दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी। जिसके बाद रैन डिंगसाओ से डिवोर्स लेने के लिए कहती हैं, क्योंकि वो अब फेक आयन से शादी का नाटक करके उसकी रियलिटी को बाहर लाना चाह रही होती है। लेकिन डिंगसाओ को पता था कि ये सब कुछ रैन के लिए बहुत ही रिस्की होगा, लेकिन रैन के इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है। जिसके बाद रैन डिंगसाओ के साथ फेक डिवोर्स सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाती है और अब वो अपने प्लान के लिए रेडी थे। इधर रैन बहुत ज़्यादा खुश होता है कि रैन ने डिंगसाओ से डिवोर्स ले लिया है और उससे शादी करने वाली है। और आयान रैन से एक पेपर पर साइन करने के लिए कहता है और कहता है कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है। लेकिन रैन को तो अच्छे से पता था कि वो उससे किसी और पेपर पर साइन करवा रहा है, लेकिन फिर भी रैन उसका भरोसा जीतने के लिए उस पेपर पर साइन कर देती है। जिसके बाद वो डिंगसाओ को कॉल कर इस बारे में बताती है, तो डिंगसाओ उससे कहता है कि तुम्हें पेपर पर साइन करने की क्या ज़रूरत थी, और उससे पूछता है कि इस टाइम पर तुम कहाँ हो। तो वो बताती है कि अभी मैं अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए जा रही हूँ। तभी रैन नोटिस करती है कि उसकी कार का ब्रेक फेल हो गया और इस बारे में डिंगसाओ को बताती है और अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। डिंगसाओ जल्दी से उसके पास पहुंचता है और उसे निकाल कर ले जा रहा होता है। तभी आयान उन दोनों को कार से हिट करने के लिए जाता है, लेकिन डिंगसाओ रैन को बचा लेता है। एक्सीडेंट उसका हो जाता है, लेकिन फिर भी आयान दोबारा से रैन को हिट करने के लिए जाता है और इस बार असिस्टेंट आकर रैन को बचाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है, जहाँ पर कुछ दिनों के बाद डिंगसाओ बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन वो रैन को दिखाकर नाटक करने लगता है कि वो अभी भी बहुत इंजर्ड है। तो रैन डॉक्टर को बुलाने के लिए जाने लगती है, लेकिन डिंगसाओ उसे रोककर कहता है कि अगर तुम मुझे हग करोगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, और उसे गले लगा लेता है, जिस पर असिस्टेंट हंसने लगता है
और डिंगसा उसे इशारे से बाहर जाने के लिए कहता है। जिसके बाद रैन डिंगसा को बहुत अच्छे से ध्यान रख रही होती है और उसे बताती है कि आयन की सच्चाई सबको पता चल गई थी और उसने अपनी वाइफ को मारा था, इसीलिए उसे फांसी की सज़ा हुई। और डिंगसा को खुशी थी कि ऐसा आदमी मरना ही डिजर्व करता है। जिसके बाद रैन डिंगसा को अपने पहले प्यार आयान के ग्रेव पर चलने के लिए कहती है, जिस पर डिंगसा को लगता है कि वो अभी भी आयन को भूल नहीं पाई है। तो रैन उसे किस करने लगती है। तो डिंगसा कहाँ रुकने वाला था, वो भी उसे बहुत ज़्यादा किस करने लगता है, लेकिन तभी उसे पेन होने लगता है। तो रैन उसे ज़्यादा मूव करने से मना करती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड था। अब दोनों के बीच में नोकझोंक चल रही होती है और रैन जानबूझकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन डिंगसा उसे रोक लेता है, उसे किस करने लगता है और फिर अपनी बीमारी का बहाना बनाकर उसे अपने पास ही सुला लेता है। और दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे। जिसके बाद नर्स आकर बताती है कि अब वो बिल्कुल ठीक हो गया है और डिस्चार्ज ले सकता है। इसीलिए डिंगसा खुश होकर अब रैन से दोबारा शादी करने के लिए कहता है, लेकिन रैन भाव खाने लगती है। नेक्स्ट सीन में डिंगसा और रैन को अपने साथ वेडिंग ड्रेस ट्राई करवाने लेकर जाता है, क्योंकि वो अब रैन के साथ प्रॉपर मैरिज करना चाहता था, क्योंकि पहली बार उनकी शादी बहुत ही जल्दबाजी में हुई थी। और उसे रिंग देखकर शादी के लिए प्रपोज भी करता है, जो देखकर रैन बहुत ही इमोशनल हो जाती है और फाइनली उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर डिंगसा उसे रिंग पहनाता है, जिसके बाद रैन वेडिंग ड्रेस ट्राई करती है, जो कि स्पेशली डिंगसा ने उसके लिए बनवाया था। और जब डिंगसा उसे वेडिंग ड्रेस में देखता है तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और उसे भरोसा नहीं हो रहा होता कि रैन अब उसकी हो चुकी है। रैन उसे ऐसे इमोशनल देखकर भागकर उसके पास आती है और उसे बहुत ही प्यार से किस करती है और दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फाइनली दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था। जिसके बाद डिंगसाओ को रैन के डैड की मौत का एविडेंस मिलता है और उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर ने रैन के स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर के कहने पर यह सब कुछ किया था। जिसके बाद रैन अपनी स्टेप मदर के पास आती है और उसके पास रिकॉर्डिंग भी होती है जब उसकी स्टेप मॉम ने डॉक्टर से मेडिसिन चेंज करने की बात की थी। इसलिए रैन अपनी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर को असिस्टेंट को बोलकर पुलिस के हवाले करवा देती है, लेकिन उसकी स्टेप मॉम सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद रैन की स्टेप सिस्टर को पता चलता है कि रैन ग्रुप सारा का सारा रैन का हो चुका है। इसीलिए वो गुस्से से रैन को चाकू मारने के लिए आती है, लेकिन डिंगसा बीच में आ जाता है और चाकू उसे लग जाता है। जिसके बाद उसे 3 दिनों से होश नहीं आया होता और रैन बस उसके होश में आने का वेट कर रही होती है, ताकि जब डिंगसा उठे तो सबसे पहले उसे ही देखे। थोड़ी देर बाद डिंगसा मूव करता है और रैन जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती है। डॉक्टर आकर चेक करता है और बताता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन डिंगसा पूछने लगता है कि मैं कहाँ पर हूँ और रैन से पूछने लगता है कि तुम कौन हो। और ये सुनकर रैन बहुत ही उदास हो जाती है कि डिंगसा मुझे भूल चुका है और उसे बताने लगती है कि मेरा नाम रैन है और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। लेकिन डिंगसा कहता है कि मुझे याद नहीं है कि मेरी कोई रैन नाम की गर्लफ्रेंड है, और कहता है कि हाँ, मुझे इतना याद है कि मेरी वाइफ का नाम रैन है। मतलब कि अभी वो सब कुछ भूलने का सिर्फ नाटक कर रहा होता है और रैन उस पर नाराज़ होने लगती है और फिर दोनों के बीच किस होती है और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।